वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और इसमें टोटल 1600 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। यहाँ पर हम आपको फ्री में डिक्टेशन देते हैं, ठीक है। 140, 160 और 120 या 100 हर तरह की स्पीड आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पूरे प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आज इस रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद ही संसद के इस केंद्रीय कक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का भी अनावरण करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। इस अवसर पर भयंकर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त महाराष्ट्र की जनता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही ने अपना जीवन जनसाधारण की सेवा में, उनके कष्ट दूर करने में लगा दिया था। आज हम भारतीयों को उसी साहस और निस्वार्थ त्याग की भावना की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। गांधी जी ने वास्तव में अपनी दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ली और विजयी हुए। उन्होंने एक निर्बल और शस्त्र विहीन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, 35 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र को हत्यारे के खंजर की, विष के प्याले की, बर्छी भाले अथवा गोली की आवश्यकता नहीं है। इसे तो न कहने का आत्मबल चाहिए। तब से अब तक भारत में बहुत कुछ बदल गया है और आज यह देश पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया है। फिर भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति तो देश के 100 करोड़ लोग हैं। आज जिस नए विश्व का उदय हो रहा है उसमें एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों के दबाव और प्रभाव भी सहन करने पड़ते हैं। अतः आज जनता में उस अदम्य आत्मशक्ति को पुनः जागृत किए जाने की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने तब दिया था। शास्त्री जी ने 1964 में ऐसे ही साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था जब बाह्य आक्रमण के कारण हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई थी। विनम्र एवं शांत प्रिय शास्त्री जी ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और आक्रामक को बुरी तरह हराकर दम लिया। आज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें सर्वप्रथम भारत की निर्धन और साधारण जनता का ध्यान आता है। महोदय, गांधी जी को इन्हीं लोगों से प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, प्रत्येक धूल से लथपथ ग्रामवासियों के अंतर्मन में हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति प्राकृतिक रूप से रची बसी है। यदि उस पर लगी धूल धो दी जाए, उसकी निरक्षरता मिटा दी जाए, तो उसमें से एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी नागरिक स्वतः प्रकट हो जाएगा। साधारण जनता को श्रेष्ठ नागरिक बनने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने कहा था, भूखे लाखों लोगों के लिए जो भी उपयोगी हो सकता है वह मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि हम पहले वे वस्तुएं उपलब्ध कराएं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं, तो जीवन में शेष सभी सुख सुविधाएं स्वतः मिल जाएंगी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने शासकीय सत्ता उसके हाथ में न होते हुए भी जनसाधारण के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार और लागू किए हों। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की बागडोर अपने हाथ में न होने पर भी कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा दल राष्ट्र के विकास में और अपने निर्धन तथा दुखी देशवासियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधीवादी भावना से ओतप्रोत लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि आम आदमी को
कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और काम धंधा, जिन्हें देना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। 1965 में युद्ध की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी व्यवहारिक कुशलता से देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को किसान सेना को मजबूत करें, हमारा यह ध्येय और प्रयास होगा। और जय जवान जय किसान का प्रभावी नारा दिया, जिसके माध्यम से राष्ट्र एकजुट हो गया। युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने कहा, हमें उसी साहस और संकल्प से शांति के लिए लड़ना है जिससे हम आक्रमण के विरुद्ध लड़े थे। शांति की इसी भावना के साथ उन्होंने ताशकंद समझौता किया, ठीक वैसे ही जैसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शानदार विजय के पश्चात शिमला समझौता किया था। हम शास्त्री जी और इंदिरा जी को ही इसका श्रेय देंगे कि युद्ध में किए गए बलिदान और शांतिकाल में प्राप्त हुई उपलब्धियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण निरर्थक न होने दी गई। गांधी जी अमर हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे 5 मिनट का जो बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ाएंगे, क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आधी धोती है और वस्त्र नहीं है, तो उसके लिए मान लिया जाए कि वह किसान मजदूर है। इस देश में आज तक किसानों के लिए कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनाई नहीं गई है। पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित हैं तो वह हिंदुस्तान में हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक भी ज़मीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और ज़मीन की श्रेणी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान, मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वादा किया था कि हम किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाया। मैं बुलंदी से कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे किसानों और मजदूरों के 10,000 तक के ऋण माफ़ करने की घोषणा करते हैं तो उसके साथ से किंतु परंतु हटाएं और 10,000 रुपये तक के ऋण किसानों के माफ़ करने का काम करें। सिंचाई का जहां तक सवाल है, मैं उसके संबंध में आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं और वे वहीं बैठकर किसानों की कितनी पैदावार होगी और सरकार की ओर से इसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। जिस तरह से पशुओं की गणना भारतवर्ष में की जाती है और उसको कोई गिनता नहीं है, केवल अंदाज से कर ली जाती है, उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठे कर ली जाती है। फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बनाकर उसे सदन में रख देती है। इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया, इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूँ। जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहाँ जल के ज़्यादा स्रोत हों वहाँ उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है। मैंने यह भी सुना है जो मात्र हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इसी देश में आए, सूखा भी इसी देश में हो जाए और फसल बर्बाद भी इस देश में हो जाए, तो इससे ज़्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज जितनी भी योजनाएं हैं, जल संसाधन की योजना, मद में जितना पैसा आपने अभी दिया उससे ज़्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था। आप देखेंगे कि पिछले 2-3-4 वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लगाने का कार्य किया है। इससे भी लगता है कि इस सरकार का भी यह इरादा है कि
किसान को जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य किया है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है। इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की आप और भी मांग करें। मंत्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। चूँकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, दूसरे उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहां आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करें, डैम बनाने का कार्य करें, उससे सिंचाई का कार्य करें, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं। स्टॉप।